हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर साई प्रवीण। मैं आज आप लोगों को मेरी नीट प्रिपरेशन की जर्नी शेयर करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं भी जब 11th में बायो सब्जेक्ट लिया था, बायो लेना बोलने से घर में एक उम्मीद जाग जाती है कि वो जो भी बायो लिया है वो डॉक्टर बनेगा ही। ठीक है, वैसे ही मेरे घर में भी कुछ उम्मीदें थे कि मैं बायो लिया हूं तो डॉक्टर बनूंगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन, जैसे आप लोग दिक्कतें कुछ कुछ फेस किए होगे, कर रहे होगे, वैसे ही मैं भी बहुत सारा फेसेस किया था प्रॉब्लम को। बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिक्कतें थे और वो चीज से ओवरकम करके और नीट क्वालिफाई किया मैंने। ठीक है, अब इस फेस में किस किस तरीके से मैं पार करके आया हूं, वही सब चीजें आज की चीजों में वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 11th में मैंने बायो लिया, बायो लेने के बाद 11th और 12th पढ़ा। पढ़ने के बाद ये मेरे को नहीं पता था कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए और नीट के लिए अलग अलग प्रिपरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि नीट एक अलग तरीके का लेवल का एग्जाम है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे प्री मेडिकल बहुत सारे बच्चे देते हैं और ये एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का और मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। और मेरे को, मैं जिस एक टाउन से बिलोंग करता हूं और उस टाउन पे ये सब फैसिलिटीज नहीं थे जो कि मेरे को गाइड कर पाए ये सब चीजें। अब 12th तो 11th और 12th तो कैसे भी करके पास हो गए। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था, उतना अच्छा टॉपर नहीं था, हाँ, लेकिन अबव एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन मेरे को ये कोई गाइडेंस नहीं दिया कि नीट एग्जाम दिया जाता है और मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, प्री मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन एक समय एक ऐसा आया 12th के बाद, अब मेरे घर वाले बोले कि आपको डॉक्टर बनना है और मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ना है और एमबीबीएस ही करना है। और मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता हूं। अब मेरे को पता नहीं था कि कैसा एग्जाम क्वालिफाई किया जाए और इसका पूरा एमसीक्यू लेवल का कुछ नहीं पता, बस सब्जेक्टिव नॉलेज था 12th जब पास आउट किया था मैंने। अब जैसे 12th पास आउट होने के बाद अब मेरे घर वाले कोचिंग में एडमिशन करा दिए। कराने के बाद जैसे मैं गया कोचिंग में जाने के बाद देखा इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट का और एक अलग ही लेवल का तैयारी हो रहा है, जो कि मेरे टाउन पे वो सब फैसिलिटीज नहीं थे। ठीक है, तो मैं आकर वहां देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये एग्जाम क्वालिफाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगा। लेकिन समय बीतते बीतते जो जो दिक्कतें, रहना खाना पीना और क्या बोलते हैं जो भी पढ़ाई करना, ठीक है, ये सब चीजों में प्रॉब्लम्स आए थे। लेकिन धीरे 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 सॉल्व करते 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 एक समय ऐसा आया था कि सब चीज बनने लग गया। अब बात आता है कि सब्जेक्ट, जैसे कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, जब सब्जेक्ट में कोचिंग क्लासेस ले रहा था, बायो तो समझ आ जा रहा था। आप लोग भी जानते हो कि मेन सब्जेक्ट है हम लोग का, कोर सब्जेक्ट है तो इजी रहता है, वो इजीली मैं डील कर ले रहा था। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स जो था वो थोड़ा मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ जा रहा था। अब मैं कैसे डील करूं, कैसा, मतलब ये सब चीजों को देखो, क्लासरूम में तो सर पढ़ा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन मेरे से नहीं बन रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री। एक समय के साथ, संगति के साथ, अच्छा संगति रहने पे अच्छा बेनिफिट मिलता है और अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, उन लोग के साथ अच्छे दोस्त भी मिले थे मेरे और आज के दिन वो भी बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज से पास आउट होकर अच्छे डॉक्टर्स है। ठीक है, उन लोग से मैं मिलकर पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया फिजिक्स केमिस्ट्री का कंसेप्ट समझने के बाद। और वो पूरा पैटर्न को, नीट का पैटर्न और स्ट्रेटेजी को समझते समझते ही मेरे को कम से कम 3-4 महीना लग चुका था। लेकिन मैं हार नहीं माना, मैं कंटिन्यू लगे रहा, कंटिन्यू पढ़ते रहा। और जो भी मेरे गाइडर्स लोग, जो भी टीचर्स लोग, जो भी फैकल्टीज थे, जो भी मेरे को गाइड करते थे, मैं उन्हीं के अनुसार चलते गया। शुरुआत में मार्क्स बहुत कम थे मेरे और होता नहीं था, ऐसा लगता था कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा और जनरल कैटेगरी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन एक समय के साथ मैं करते करते प्रैक्टिस किया और भी मैं टाइम, शुरुआत में जब मैं पढ़ने बैठा, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इश्यू होता है। जैसे मैं शुरुआत में पढ़ने बैठा तो शुरुआत में मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाता था पढ़ने, क्योंकि कोचिंग क्लास अलग से कर लिए 6 आवर्स, फिर अलग से घर आके 2-3 घंटा बैठ के पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा 9 घंटा स्टडी के लिए जा पाता था, उससे ज्यादा नहीं जाता था। लेकिन वही चीज एट द एंड मार्च और फरवरी के समय पे मैं देखूं तो उस समय पे मेरा स्टडी आवर्स कितना चल दिया था, 12 आवर्स के आसपास। और सुबह में मॉर्निंग 5 बजे उठता था और रात में 11 साढ़े 11 बजे तक का मिनिमम मैं सो जाता था। 11 बजे तो सोना ही है, 11 या साढ़े 11, उससे ज्यादा नहीं। 6 आवर्स नींद काफी रहता है इतना। बायो पूरा एनसीईआरटी पढ़ा मैंने, क्योंकि मेरे को मेरा जो सीनियर्स लोग थे और जो मेरे टीचर्स लोग थे उन लोग गाइड कर दिए थे कि जो भी पढ़ना है, जो भी करना है वो एनसीईआरटी बायो में करो और
एक एक लाइन समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। एग्जाम्पल्स को तो अपने को मेमोरी बेस्ड है, एग्जाम्पल्स तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा एक एक चीज मैं लाइन टू लाइन समझ के इतने बार पढ़ा कि एनसीईआरटी मेरे को याद ही नहीं है। बहुत बार मैं पढ़ा एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी पूरा मेरे को समझ के पढ़ने में बहुत बार पढ़ना पड़ा उस चीज को। ठीक है, अब बात आता है केमिस्ट्री फिजिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स मैंने क्या किया, फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व किया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, उसको मैं सॉल्व किया। और फिजिक्स के लिए जितना हो सके उतना मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। और टेस्ट पैटर्न, टेस्ट ऐसा था कि वीकली मैं अपने आप को चेक करता था टाइमर चालू करके। टाइमर चालू करके टाइम के हिसाब से ही आप चलोगे तो तभी आप असली मेन एग्जाम में जब बैठोगे टाइम मैनेज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये फैक्ट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। शुरुआत में भी मैंने ये चीज कहा। ठीक है, मोटी मोटी किताबें पढ़ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ किताब को पढ़ना, ये सब चीजें गलत होता है। क्योंकि मैं भी शुरू में 2-3 महीना यही सब किया, अलग अलग टीचर्स का पढ़ना, अलग नोट्स पढ़ना, अलग अलग बुक्स को रिफर करना, ये सब चीज गलत था। एक समय के बाद मैंने समझा कि नहीं, एक ही नोट्स, एक ही टेक्स्ट बुक, एक ही टीचर, उसी से करने पे ये सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। और मैं उस चीज को कंटिन्यूटी पे रखा और सीधा 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 जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और जैसे फरवरी आया, फरवरी होने के बाद मार्च अप्रैल मई, मई 4-5 और फर्स्ट वीक के संडे में मई के मंथ में एग्जाम कंडक्ट होता है, आप लोग जानते होंगे नीट का। उसके पहले जैसे कि मार्च हो गया, फरवरी हो गया, मैं मॉक टेस्ट लगाता था। मॉक टेस्ट का मतलब फुल सिलेबस का टाइमर चालू करके 3 आवर्स पूरा टाइमर चालू करके मैं मॉक टेस्ट लगाता था। और उसमें से मेरे से जो भी चीजें बनते नहीं थे और उस चीज को, एरर को मैं निकालता था और दोबारा उस चीज को मैं पढ़ता था। और इसके अलावा रिवीजन, रिवीजन सबसे ज्यादा मैटर करता है। रिवीजन का टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप रात को सोने के पहले रिवीजन कर रहे हो, ये बहुत गलत है। रिवीजन का टाइमिंग होता है मॉर्निंग टाइम। जब आप सबसे पहले सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग टाइम पे रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रिवीजन ठीक से नहीं करोगे, भूल जाओगे, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे आप? एग्जांपल्स याद नहीं रहेंगे बायो में तो आप एमसीक्यू कैसे टच कर पाओगे? तो मेरे लिए सबसे पहला रिवीजन था, और दूसरा था टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा था मॉक टेस्ट। ये 3 चीज, और एक चीज फोकस। फोकस में ये था कि एक ही टीचर का नोट्स, एक ही रेफरेंस बुक या तो स्टडी मटेरियल, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इसके अलावा मैं ज्यादा, मतलब जितना आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करोगे तो उतना ज्यादा मुसीबत आएगा आपको। आप कभी भी कन्वर्जेंस होकर काम करिए, फोकस्ड होकर काम करिए। ठीक है, मैं भी वैसे ही किया था। अब आखिरी में जब मॉक टेस्ट बनाओगे ना, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ आपका जो भी एरर्स हो रहे हैं, जो भी चीज आपसे बन नहीं रहा है, नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका, ये सब चीजें आपको पता चलेगा। और आपको मैं ये बता रहा हूं, विंटर सीजन ऐसा होता है, नवंबर दिसंबर ऐसे होते हैं कि इतना जल्दी जल्दी निकलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। 1 ईयर में आपको 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा। और तो आज के दिन में 720 में 600 प्लस आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टेट कोटा सीट के लिए। हमारे जमाने में हमको 550, 540, 530 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते थे, लेकिन आज के जमाने में वैसा नहीं है। आज के दिन पे 600, 650 प्लस में ही रहने पे आपको मिलेगा। 600 से 650 रेंज में रहोगे तभी आपको स्टेट कोटा में मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ऑल इंडिया तो बहुत ही ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। तो इस चीज के लिए कभी भी आपको मैं एक ही चीज बता रहा हूं कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एक पर्टिकुलर नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए। मेरे से एक गलती हुआ था, मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूं। मैं क्या किया था, शुरुआत में जब पढ़ने शुरू किया, नीट का जब ड्रॉप लिया था, तो उस समय पे मैं क्या कर रहा था, हर चीज पढ़ लूं, हर चीज कर लूं, इधर का भी पढ़ लूं, उधर का भी पढ़ लूं, जो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कंटेंट है, वो सब चीजें मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि काम का ही नहीं था वो सब। जब एग्जाम पास आना शुरू हुआ और फॉर्म जैसे मैं फिल किया, उस समय पे मैं जब जाके पीछे पलट के देखता हूं, जैसे कि बायोलॉजी में मैं बात करूं, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन वापस जाके खोलता हूं तो मेरे को कुछ याद ही नहीं है। तो ये चीज गलत इसलिए होता है क्योंकि अपन
डाइवर्सिफाई होते करके, वो सबसे बड़ा एरर होता है। उस चीज से आप लोग बचिएगा, फोकस होइएगा, कम पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा और अच्छा पढ़िएगा, और एक ही टीचर का नोट्स को फॉलो करिएगा, और एक ही इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स को फॉलो करिएगा, और बार बार पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।